हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए हम वीडियो लेके आए हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, और हमारा टॉपिक रहेगा आज का ये अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। आज हम इस पे बात करेंगे कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं यूजिंग गाउस लॉ। गाउस के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो समरूप आवेशित अचालक परत, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, तो इस तरह से ये अपरिमित है। अपरिमित का मतलब क्या होता है बच्चों की ये जो परत है ये एक अनंत लंबाई की परत है। इधर ऊपर की ओर इसकी कोई परिसीमा नहीं है। इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी तक है, इधर भी इन्फिनिटी तक है, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी। ये अनंत है। उसका कुछ एक हिस्सा मैंने यहाँ पे आपको शो किया है बोर्ड पे कि ये चालक परत आवेश से आवेशित है। मान लिया पॉजिटिव आवेश से आवेशित है। इस पर ये इस पर चार्ज आवेश है। इस पर जो आवेश आपने मान लिया वो माना कि Q आवेश है और इसका परत का जो क्षेत्रफल है A है, तो इस पर आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। जब आवेश किसी सरफेस पे सतह पे फैलता है तो एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश का मान क्या निकालते हैं? एकांक क्षेत्रफल के आवेश को क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करते हैं और पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखेंगे। सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, अर्थात इस प्लेट के कुल क्षेत्रफल A पे कुल आवेश Q है तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q/A के बराबर। चलिए ठीक है। अब हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो बिंदु इस प्लेट के केंद्र बिंदु से मान लो यहाँ पे इधर स्थित है, जो कि इससे R दूरी पर स्थित है। तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस प्लेट के इस हिस्से पर भी मैं एक अल्पांश बिंदु मानूंगा, केंद्र O से ऊपर और नीचे। केंद्र O से कुछ ऊपर और नीचे हम यहाँ पे एक अल्पांश हिस्सा मान लेते हैं इसका। ठीक है, ये अल्पांश मैंने मान लिया A1, ये अल्पांश मान लिया A2। ये इसका केंद्र बिंदु है O। ठीक है, अब A1 और A2 के कारण इस पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो L है और ये लंबाई भी L के बराबर है। तो ये इस पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर। इसको मैं DE1 नाम देता हूँ। ऐसे ही A2 जो भाग है इसका वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलो इधर ले लो, इसको सही बनाओ इसको ऐसे। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र DE1 और इधर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू है DE2। ओके, ठीक है। मान लिया कि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समान अल्पांश समान दूरी पर हैं। अक्ष को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इधर भी ये थीटा बनेगा और इधर भी ये थीटा बनेगा। ओके बच्चों, तो पहले तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे कि इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा। उसके लिए डायग्राम मैंने बनाया है। ये सारा जो व्यवस्था करी है ये क्या करने के लिए है कि बिंदु P पे ये प्लेट जो है ये रखी है ऐसे, ये किस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। चलो इसको घटकों में बांटते हैं DE1 को। DE1 का इधर जो घटक होगा वो DE1 cos थीटा है और इसके परपेंडिकुलर इधर जो घटक होगा DE1 sin थीटा है। इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज में एक लंबवत दिशा में नीचे की ओर। इसकी दिशा इधर है तो ये नीचे होगा। ये विद्युत क्षेत्र इधर है तो एक घटक होगा इधर और एक होगा ऊपर की ओर। इधर वाला घटक तो हो जाएगा DE1 DE2 cos थीटा और ऊपर वाला घटक हो जाएगा DE2 sin थीटा। ठीक है, DE2 sin थीटा। ओके बच्चों, हाँ, DE1 और DE2 का मान ज्ञात करता हूँ मैं। ये A1P और ये A2P, ये दूरियाँ निकालिए आप। ये वाली जो दूरी होगी A1P ये हो जाएगी R²। देखो ये इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज A1OP के लिए ये कर्ण है। लंब भुजा L के बराबर है, ये भुजा R है, तो कर्ण भुजा का मान कैसे निकलेगा? लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ये वाली दूरी भी क्या आएगी? ये R है, ये L है, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का अंडर रूट ऐसे निकलेगी।
तो ये दूरियां, इससे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर, इन पे आवेश का मान भी समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा बिंदु P पे इन दोनों के कारण समान होगा। हम लिखेंगे अल्पांश A1 व A2 बिंदु P से बिंदु P पर सममितीय या बिंदु P पर सममित हैं। सममित का मतलब समान दूरी पे और समान आवेश के हैं। अतः इनके द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी समान होंगे, विद्युत क्षेत्र समान होंगे, ऐसे लिख लेना। तो A1 द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, dE1, इसका परिमाण समान होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। इनके द्वारा उत्पन्न बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, दिशा तो अलग अलग होगी, एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है, परिमाण समान होगा। ठीक है, इसका परिमाण हो गया dE2, ये दोनों बराबर, इसको मैंने मान लिया dE के बराबर। क्या मान लिया, dE के बराबर। ठीक है भाई, इसको dE परिमाण मान लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केवल dE। ठीक है, मोड़ मत लगाइए, तो ये परिमाण रूप में ही समझा जाएगा। तो अब आप देखो कि इधर जो घटक हमने लिए dE1 कोस थीटा और dE2 कोस थीटा, ये एक ही दिशा में हो जाएंगे। ये हो जाएगा dE कोस थीटा, ये dE कोस थीटा। यहाँ पे आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि dE साइन थीटा और dE साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट और विपरीत समान मान के हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि आपने अनंत लंबाई वाले तार में पढ़ा, वैसे ही ये वाले घटक तो हो गए कैंसिल और ये घटक जुड़ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र किधर दिख रहा है आपको, इस तरफ, इधर दिख रहा है। नेट विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। तो हम क्या अनुमान लगाएंगे, यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर कोई प्लेट ऐसे रखी हुई है किसी तल में, तो उससे इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लेट के तल के लंबवत ही होगा। ठीक है, प्लेट के तल के लंबवत ही होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल गई आपको कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के तल के लंबवत होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सब लिखने के बाद हमें पता चलेगा, इस प्रकार स्पष्ट है कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव अचालक परत की सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है भाई, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता चल गई, हमने लिख दिया है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी कि भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लेट के तल के लंबवत और किधर होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, अगर आप इधर का हिस्सा लेते हैं प्लेट का, तो इधर विद्युत क्षेत्र होगा। इस तरफ की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ऐसे मानो। इधर की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र लंबवत इधर की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र लंबवत इधर होगा। ठीक है, ओके। अब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसको मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। दिशा तो ज्ञात कर ली, विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज्ञात करना है। उसके लिए हम डायग्राम को रिबिल्ड करते हैं दोबारा से। ये है प्लेट, चूँकि अपरिमित प्लेट है, लेकिन हमने इसका एक परिमित हिस्सा ही लिया हुआ है, उसके कारण ये इधर अपरिमित है, इधर भी अपरिमित है, ऐसे ऐसे अपरिमित प्लेट है ये। ठीक है, अब इस पे हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे? गाउसियन पृष्ठ की। अब गाउसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जो इस प्लेट के सममित हो, जो इस प्लेट के सममित हो। सममित होने के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई मेरे को ये तो पता है
कि इससे r दूरी पर, इसके केंद्र O से r दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु P की सममिति निकालनी है। तो सममिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r लंबाई का स्मॉल r लंबाई का मैं एक बेलनाकार पृष्ठ बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसको मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे आया और ये यहाँ तक, ये लो। अच्छा जी, लेकिन ये सममित नहीं होगा, ये तो इसके एक तरफ हो गया। सममिति में क्या होता है, आप किसी सममित वस्तु को बीच में से काटेंगे तो दोनों तरफ के हिस्से बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड भी। तो इसको राइट साइड तो बना दिया, लेफ्ट साइड और बनाना पड़ेगा। सममिति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेलन को यहाँ तक तो ये आ गया, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसकी लंबाई जितनी इधर है उतनी ही इधर लेनी पड़ेगी, तब ये सममित गाउसीय पृष्ठ होगा। ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ऐसे ये इसका अक्ष हो जाएगा। ओके, ये ऐसे है, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसके आर पार है, आधा इधर आधा इधर, आर लंबाई का इधर आर लंबाई का इधर, ऐसे है ये। ओके, ठीक है, और लंबाई अपने आर ली है। पहले वाले डायग्राम में हमने क्या लंबाई ली है, हमने लंबाई को इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लंबाई छोड़ो, आर लंबाई का इधर, या इसको मान लो भाई आर त्रिज्या का है ये, और एल लंबाई का इधर है और एल लंबाई का इधर है। ठीक है, 2l लंबाई का और r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना लीजिए आप ऐसे। ठीक है, इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये बिंदु P जो है ना, इसके इस वृत्तीय फलक पर होगा, इधर होगा तो यहाँ पर, इधर होगा तो यहाँ पे। तो अब आपको इस बेलनाकार पृष्ठ के 3 सरफेस मिल गए। ये हो गया सरफेस नंबर S1, ये हो गया सरफेस नंबर S2, यहाँ लिख दो चाहे इसको, ये हो गया S2, और एक वक्र पृष्ठ होगा ये वाला भाग, इसका सरफेस नंबर S3 कहलाएगा। ठीक है भाई, 3 सतह के 3 क्षेत्रफल हो गए। इधर वाला वृत्ताकार भाग S1, इधर वाला वृत्ताकार भाग S2, और इसके वक्र पृष्ठ पे इधर S3 ले लिया। प्रत्येक पे विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है, इधर होगा विद्युत क्षेत्र, इसके लंबवत इधर होगा विद्युत क्षेत्र, होगा कि नहीं होगा, ई, और इस पे क्या, यहाँ पे होगा विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर। ओके, क्षेत्रफल सदिश की बात करिए, इसका ये अल्पांश लिया मैंने यहाँ पे, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ds1 इस तरफ होगा। इसका ये अल्पांश लिया तो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ds3 सतह के लंबवत बाहर की ओर। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ds2 सब सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थीटा कितने डिग्री बन गया, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितने डिग्री बन गया, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितने डिग्री बन गया, 0 डिग्री। देखिए दोनों एक ही तरफ हैं, विद्युत क्षेत्र भी इधर और क्षेत्रफल सदिश भी इधर। ठीक है, ये डायग्राम था आपका। डायग्राम समझ आया? ओके। इस गाउसियन पृष्ठ में जो आवेश परिबद्ध है, इस गाउसियन पृष्ठ में, उसको भी लिख देता हूँ मैं, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू है। सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा बच्चों, सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा कि आपने माना कि इस पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा। इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। और इस बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एस, है ना। सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू एस। अब हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, ठीक है। कुल फ्लक्स फाई किस किस से मिलके बनेगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 क्या है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स, फाई 2 यहाँ से, फाई 3 यहाँ से, ये फाई 1 फाई 2 फाई 3 इन सब का योग करेंगे, कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। चलिए, फाई बराबर, फाई 1 कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखो E1 डॉट ds1 से, ठीक है, E1 डॉट ds1 से इसका समाकलन कर देंगे कौन से पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए, तो फाई 1 हो जाएगा। फाई 2 करेंगे इस पृष्ठ से, देखो
विद्युत क्षेत्र है इधर, और E1 की जगह E ले लो आप, E डॉट DS1, ठीक है, ये E हो गया। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर है, सब पे विद्युत क्षेत्र E है, इस पे विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, E डॉट DS2। समाकलन करेंगे S2 पृष्ठ के लिए, ठीक है, ये S2 पृष्ठ है, इसका फ्लक्स कितना होगा, समाकलन S3 E डॉट DS3, ठीक है, ये इसका फ्लक्स हो गया, तीनों के फ्लक्स आ गए। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 0। S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। चलो अतः फाई बराबर होगा E DS1 cos 0, फाई बराबर होगा समाकलन E DS1 cos 0 डिग्री प्लस समाकलन, ये S1 के लिए था, ये S2 के लिए, E DS2 cos 0 डिग्री, ठीक है, इसके लिए थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस समाकलन S3 E DS3 cos 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों cos 90 का मान कितना होता है, 0, ये वाला तो हट जाएगा, ये वाला तो हट जाएगा, तो फाई बराबर क्या बचा, समाकलन S1 EDS cos 0 की वैल्यू 1 प्लस समाकलन EDS2, ठीक है भाई, S2 पृष्ठ के लिए ऐसे लिख सकते हैं। देखो S3 पृष्ठ के लिए, क्योंकि cos थीटा का मान कितना था, cos थीटा का मान 90 डिग्री है ना, cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये फ्लक्स कैंसिल, अब 2 फ्लक्स बचे यहाँ पे। चलिए वैल्यूज़ रखते हैं, तो यहाँ आ रहा हूँ मैं, फाई बराबर, यहाँ पे देखिए फाई बराबर E तो कांस्टेंट है, DS1 इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, DS1 का समाकलन, देखो E बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, समाकलन DS1, इधर से भी E बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, ये हो जाएगा समाकलन DS1 देखो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, DS1 इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको मैं S मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, S, तो हो गया ES, प्लस DS2 भी इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये भी इसके बराबर है, इसको भी क्या मान लेता हूँ मैं, S मान लेता हूँ, ठीक है, हो गया ES। चलो तो फाई बराबर आया 2ES, कितना आया, फाई बराबर 2ES के बराबर आ गया है। ओके, ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 2, हाँ ठीक है, फाई बराबर 2ES। चलो अब आप लिखिए गाउस नियम से, किससे, गाउस नियम से फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा क्यू की वैल्यू है सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नोट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। ये फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू, दोनों को कंपेयर करिए, क्या करेंगे, कंपेयर। तो मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको, इस तरफ वाला लिख लेना आप, नोट स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लेना, जो भी जैसा करो, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से देखो, फाई का मान है 2ES, इधर फाई का मान कितना है, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नोट, एस से एस कट गया तो 2E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, या E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र हो गया, किसके कारण, अपरिमित अचालक आवेशित परत के कारण, अपरिमित अनंत आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। सदिश रूप में लिखोगे इसको, चलो सदिश रूप में ई पे वेक्टर लगा दो, बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट डॉट एन कैप, एन कैप लिख सकते हैं यहाँ पे। एन कैप क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो कि हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। एन कैप परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। अब इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र किस किस पे निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र का मान आप देखेंगे तो सिग्मा पे निर्भर कर रहा है, सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व पर, है ना। विद्युत क्षेत्र सिग्मा पर निर्भर कर रहा है। क्या विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर कर रहा है, क्या विद्युत क्षेत्र का मान L पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे L आ रहा है, नहीं आ रहा। यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे लंबाई पे निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करता है, केवल और केवल सिग्मा पर निर्भर करता है, वो भी समानुपाती रूप से। चलिए देखिए कैसे। अगर हम विद्युत क्षेत्र E
और एल के बीच में, ये एल जो इसकी लंबाई है या जो दूरी है आर है, आर ले लो कुछ भी ले लो, है ना, इसको आर आर मान के चलो, चलो आर माना था ना आपने, ठीक है ठीक है। आर लंबाई आपने माना है कि बिंदु ओ जो है वो इससे आर दूरी पर था, बिंदु पी केंद्र से आर दूरी पर था, तो आर दूरी आर पे, तो इस पे ये डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो कैसा आएगा सीधा ग्राफ। ये आर पे डिपेंड नहीं करता तो ये आर से आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ई और आर के बीच में ग्राफ एक पैरेलल लाइन आएगी। दूसरा, ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचे तो आपको दिख रहा है कि ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, ई क्या है सिग्मा के समानुपाती, तो ई सिग्मा बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, सिग्मा घटेगा तो ई घटेगा, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र वाला, देख लीजिए इसको। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो टॉपिक आपने किया, इस पर आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.12। तो बच्चों 2.12 में कैसे लिखा हुआ है कि एक अनंत विस्तार की अचालक परत के, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलाम 17.70 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आवेश का मान इतना दे रखा है, तो यानी कि क्षेत्रफल है ये, और ये आवेश का मान दे रखा है, तो यहाँ से आप आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दे दिया, क्योंकि सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेट के लिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो हम ज्ञात करेंगे सिग्मा बराबर Q बाई ए से। ठीक है, Q का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो नहीं, सिग्मा बराबर Q बाई ए से। तो Q का मान तो है 17.70 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रोकूलाम में, इसका एरिया नीचे आएगा 1 गुणा 10 की पावर -4, ये मीटर में चेंज हो जाएगा ऐसे। तो सिग्मा बराबर आया 17.70 इंटू 10 की पावर, देखो 4 ऊपर चला गया तो 10 की पावर -2 मीटर कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 17.70 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है अपरिमित आवेशित परत के लिए। विद्युत क्षेत्र बराबर होगा E बराबर क्या आया था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर सिग्मा की वैल्यू 17.70 गुणा 10 की पावर -2 बटे 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। ओके, सोल्व करिए, 17.70 बटे इसको गुणा करो 8 दूनी 5 दूनी 10 80 ले 8 दूनी 16 17 8 दूनी 16 17, ये भी 17.70 हो गया। पावर का देखिए ऊपर -2 पावर, ये प्लस की होके 12 हो जाएंगी, ये कट गया आपका, कितना बचा 10 की पावर 10 न्यूटन बटे कूलाम। ये क्या आया है, विद्युत क्षेत्र आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 10 की पावर 10 न्यूटन बटे कूलाम, आते E बराबर 10 की पावर 10 न्यूटन कूलाम इनवर्स आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में।